मैं आपका डॉक्टर मलिक हूँ। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बात करेंगे, डेंगू बुखार। डेंगू बुखार बहुत डेंजरस बुखार हो गई है। अब नहीं, 5-10 साल से बहुत सीरियस बुखार हो गई है। इसके सामने ये टाइफाइड, मलेरिया ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। वो आ रहा है भी नहीं है। मलेरिया केसेस नहीं दिख रहा है और टाइफाइड केसेस भी कम हो गई है। सिर्फ डेंगू, वायरल फीवर, डेंगू, वायरल फीवर, डेंगू। डेंगू भी एक वायरल फीवर है, डेंगू भी एक वायरल फीवर है। एक मिनट। सो डेंगू कैसे आती है? ये डेंगू आती है एक आरएनए वायरस से। ये वायरल बुखार है। आरएनए वायरस, डेंगू आती है एक आरएनए वायरस। ये एक मस्कीटो काटने से, एक मच्छर काटने से होती है। मच्छर का नाम है एडिस इजिप्टाई मस्कीटो। अपना टैंक बंड के पास बहुत होते हैं, अपना टैंक बंड के पास बहुत होते हैं, मगर वो दिन में होती है, रात में वो काटती नहीं है, दिन में काटती है। वो आप देखे होंगे, वो मस्कीटो के ऊपर ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स होते हैं, सफ़ेद और ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं। सो एडिस इजिप्टाई मस्कीटो होते हैं। एक बार वो काटे, अगर आरएनए वायरस, डेंगू वायरस अपने खून में आ गई तो 4 दिन से 10 दिन के अंदर आपको बुखार शुरू हो सकती है, डेंगू बुखार शुरू हो सकती है। ये 4 स्टेजेस होते हैं, ABCD 4 स्टेजेस होते हैं डेंगू बुखार के। पहला स्टेज बात करेंगे, डेंगू विदाउट वार्निंग साइंस। डेंगू विदाउट वार्निंग साइंस, डेंगू बुखार होती है, वो सिर्फ बुखार होती है, उसमें कुछ वार्निंग साइंस नहीं होते हैं। सिंपल ऑर्डिनरी बुखार होती है, मगर हाई ग्रेड बुखार होती है, बहुत ज़बरदस्त बुखार होती है और कुछ वार्निंग साइंस वगैरह नहीं होते हैं। इसको बोलते हैं डेंगू हाई ग्रेड फीवर होती है। हाई ग्रेड फीवर, बहुत हाई फीवर होती है, 104, 103 वैसा होती है और बहुत ज़बरदस्त सर दर्द होती है और ऑर्बिटल पेन, आपका ये आई पेन, यहाँ पे इतना दर्द होती है, इसके पीछे, आंख के पीछे इतना दर्द होती है कि थोड़ा भी आप मूवमेंट करें, बोलते हैं कि सर ये पूरा दर्द है, इसके पीछे दर्द है, बहुत दर्द है। और ये बोन्स में, आपका हड्डियों में दर्द होती है, आपका जॉइंट्स में दर्द होती है, आपका मसल्स में इतना दर्द होती है, इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, इतना दर्द होती है। और रैश होती है, आपको ये चमड़े के ऊपर छोटे रेड फॉलिकल्स होते हैं, वो है ना, रैश बोलते हैं ना, रैश होती है। और रैश भी ब्लैंचिंग होती है, ऐसा गट पकड़ लिए, थोड़ी देर नहीं दिखती है, फिर आ जाती है, उसको ब्लैंचिंग बोलती है। सो रैश दैट ब्लैंचेस, दैट ये पहले दिन से 7 दिन तक ऐसे लक्षण होती है। और इसका ट्रीटमेंट होती है बहुत सिंपल, कुछ ज़्यादा ट्रीटमेंट जो लेने का, जो ये वायरस से होती है ना, डेंगू तो वायरस है, उसको क्या बड़ी गोलियां, बड़ी इंजेक्शंस का ज़रूरत तो नहीं है, देते हैं हम, मगर उतना ज़रूरत नहीं है क्योंकि वायरस है ये। बेटर आप थोड़ा ऑब्जर्वेशन में रहना चाहिए। और नेक्स्ट है, ये हो गया एक पहला हफ्ता आपको बुखार, हाई ग्रेड फीवर ये सब आती है, मगर दूसरी हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंगू विद साइंस दूसरी हफ्ते में होती है। डेंगू विद साइंस, ये क्या होता है, ये सिम्टम्स क्या होता है, साइंस क्या होता है। सिम्टम्स बोले तो पेशेंट आके डॉक्टर को बोलते हैं मुझे बुखार है, मुझे उल्टियाँ हैं, मुझे पेट दर्द है, ये सब सिम्टम्स होते हैं। मगर साइंस क्या होते हैं? साइंस बोले तो डॉक्टर जो पेशेंट में देखता है, उसको साइंस बोलते हैं। सो डेंगू विद साइंस, ये डेंगू विदाउट वार्निंग साइंस है। सेकंड स्टेज होते हैं डेंगू विद साइंस। ये पहले हफ्ते के बाद जब बुखार कम हो जाती है, बुखार कम होने के बाद ये शुरू होती है, उसमें आपको पेट में दर्द होती है, पेट में जबरदस्त दर्द होती है और उल्टी होती रहती है। प्लूरल एफ्यूजन बोलते हैं। प्लूरल एफ्यूजन बोले तो आपका ये लंग्स जो है ना,
उसके ऊपर कवरिंग होती है, उसके ऊपर एक कवर होती है, उसमें पानी आ जाती है। लंग्स के ऊपर पानी आ जाती है, लंग्स और उसके कवर के बीच में पानी आ जाती है, उसको प्लूरल एफ्यूजन बोलते हैं। आपको थोड़ा सांस लेने में थोड़ी थोड़ी दिक्कत होती है। और एसाइटिस बोल के आपका पेट में भी पानी आ जाती है, पेट के अंदर भी पानी आ जाती है, पेट में भी थोड़ा फूलती है और उसमें भी पानी आ जाती है। हिमेटोक्रिट, अगर ब्लड टेस्ट वो टाइम कराए तो आपका ब्लड सेल्स, आपका रेड सेल्स, आपका वाइट सेल्स, आपका हीमोग्लोबिन सब थोड़ा ज़्यादा होती है, क्योंकि आपका रगों में से ये ब्लड वेजल्स जो होती है, आर्टरीज जो होती है, उसमें से पानी निकल के बाहर ये आपको लंग्स में, पेट में पानी चले गया, आपका ब्लड वेजल्स। सो क्या हो, ब्लड थिक हो गई, इसीलिए टेम्पररीली ये थोड़ा ज़्यादा दिखती है, आपका ब्लड सेल्स ज़्यादा है, आपका हीमोग्लोबिन ज़्यादा दिखती है, वो टेम्पररी है। ये आपका दांतों से थोड़ा खून निकलता है, और एपिस्टैक्सिस, नाक से भी खून निकलता है। सो ये इंपॉर्टेंट सेकंड वीक में होती है, ये आपको दूसरी हफ्ते में ये सब होते हैं। आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। और उसके बाद ये थर्ड स्टेज, सीवियर डेंगू हेमरेजिक फीवर थर्ड स्टेज है, उसमें आप जा रहे हैं। ये बहुत डेंजर है, ये होती है। आप कुछ डॉक्टर के पास गए, ट्रीटमेंट ले लिए डेंगू के लिए, और आप घर गए, आपको फिर और एक मच्छर काटा है, और यही मच्छर और एक काटा है, मगर इस तरह इस बार एक डिफरेंट आरएनए, ये डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं ना, डेंगू फीवर का डिफरेंट स्ट्रेन्स, स्ट्रेन 1, स्ट्रेन 2, स्ट्रेन 3, डिफरेंट तरह का डेंगू आरएनए वायरसेस होते हैं। पहली जो काटा है वो डिफरेंट है, अब जो काटा है मस्किटो सेकंड बाइट, दूसरी बार एक मस्किटो सेम एडिस इजिप्टिक यही मस्किटो आपको काटा है, और वो सेकंड स्ट्रेन और एक स्ट्रेन है। जब आप सीरियस प्रॉब्लम में लैंड होते हैं, दूसरी स्ट्रेन अगर काटा है आपको, तो आप ये दूसरी स्ट्रेन का वायरस अगर अंदर चली गई और एक बाइट हो गई आपको, इसीलिए आप डेंगू बुखार कम होने के बाद बहुत केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरा बाइट हो गई तो आपको ये सीरियस कंडीशन शुरू होती है, सीवियर डेंगू हेमरेजिक फीवर। इसमें आपको सेकंड बाइट बाई आरएनए डिफरेंट स्ट्रेन बोला था ना, और एक दूसरी स्ट्रेन, और इसमें बुखार फिर छिड़ जाती है, चढ़ जाती है, आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाती है, आपका खून कम हो जाती है, क्योंकि ब्लीडिंग हो रहा है, और आपको मेंटल कन्फ्यूजन होती है, पेशेंट को प्लेटलेट्स गिर जाते हैं, प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, प्लेटलेट्स कम से कम 1.5 लाख से 4.5 लाख तक रहना चाहिए, वो बिलो 1 लाख आ जाती है, बिलो 50 भी आ जाती है, बिलो 30 भी आ जाती है। हमारे पास पेशेंट्स 10,000 20,000 प्लेटलेट्स से आते हैं, मगर जब तक ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है तो ये मेंटल कन्फ्यूजन, ये लिवर थोड़ा बड़ा होना, लिवर एनलार्ज होना, और ये सब प्रॉब्लम्स ये भी शुरू है, ये भी कुछ डेंजरस प्रॉब्लम नहीं है, शुरू है। उसके बाद में फोर्थ स्टेज में चले जाते हैं। अगर यहाँ पे नेग्लेक्ट हुआ, आप डॉक्टर के पास नहीं आए, तो आपको पता नहीं चला, नहीं आए डॉक्टर के पास, तो फोर्थ स्टेज में चले जाते हैं। उसको डेंगू शॉक सिंड्रोम बोलते हैं। ये मोस्ट डेंजरस कंडीशन है, डेंगू शॉक सिंड्रोम है। आपका ब्लीडिंग हो रहा है अंदर, कहीं ब्रेन में हो, पेट में हो, कहीं ब्लीडिंग हो रहा है अंदर, क्योंकि प्लेटलेट्स कम हो गई है, बहुत कम हो गई है। सो प्लेटलेट्स, ब्लीडिंग रोकने के लिए प्लेटलेट्स काम करते हैं। प्लेटलेट्स अगर कम हो गए तो ब्लीडिंग होती है, और उसके साथ में आपका बीपी कम हो गई। डेंगू शॉक सिंड्रोम माने, शॉक माने क्या है, आपका बीपी कम हो गई, आपका पल्स नहीं मिल रहा है, आप बीपी बहुत कम हो गई, 70-80 ऐसा आ गई है, आप
शॉक में हैं, आप कंफ्यूजन में हैं, आप नॉर्मल कंडीशन में नहीं हैं, ये बहुत सीरियस कंडीशन है। डेंगू शॉक सिंड्रोम बोलते हैं इसको। सर 4 स्टेजेस की प्रॉब्लम है और उसका ट्रीटमेंट क्या है अभी बात। हम सबको मालूम हो गया कि 4 तरह का डेंगू प्रेजेंटेशन हो सकती है। ये डेंगू विदाउट साइंस, डेंगू विथ साइंस, सिवियर डेंगू हेमरेजिक फीवर, डेंगू शॉक सिंड्रोम, 4 तरह का हो, एक से बढ़कर एक सीरियस होती रहती है। 4 स्टेजेस होते हैं। अब इसका इलाज क्या है? पहला आप टेस्ट करना है ना, कौन सा टेस्ट करेंगे? पहली टेस्ट होती है सीबीपी। सीबीपी तो पहली टेस्ट होती है, कंप्लीट ब्लड पिक्चर। उसमें क्या मालूम होता है आपको? ये वाइट ब्लड सेल्स कितने हैं, रेड ब्लड सेल्स कितने हैं, और हीमोग्लोबिन कितना है, प्लेटलेट्स कितना है, ये सब मालूम हो जाती है। और डेंगू टेस्ट दूसरी दिन ही करा सकते हैं। डेंगू टेस्ट दूसरी दिन नहीं तो तीसरी दिन करा सकते हैं। वो NS1 एंटीजन डेंगू एंटीबॉडीज, ये NS1 एंटीजन डेंगू एंटीजन बोलते हैं। NS1 एंटीजन ये आपको सेकंड डे से पॉजिटिव हो जाती है। पहले दिन ही पॉजिटिव हो जाते हैं, फर्स्ट वीक में ही ये पॉजिटिव होती है, पहले हफ्ते में पॉजिटिव होती है। सेकंड डे थर्ड डे आप ये हाई बुखार है आपको, सेकंड डे थर्ड डे NS1 एंटीजन करा ले सकते हैं। उसके बाद में अगर 5 दिन हो गई आपका बुखार तो डेंगू एंटीबॉडीज भी चेक करा सकते हैं। ये थोड़ा लेट पॉजिटिव होती है। NS1 एंटीजन बहुत जल्द पॉजिटिव होती है और डेंगू एंटीबॉडीज 5 दिन के बाद, 4-5 दिन के बाद पॉजिटिव होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो PT-INR, प्रोथ्रामेंटाइन एंड INR, ये 2 क्या होता है? आपको ये PT-INR टेस्ट क्यों करना है ब्लड में बोले तो अगर आपको कुछ ब्लीडिंग का चांस है या नहीं, अगर आपको ब्लीडिंग चांसेस है या नहीं, वो इम्पॉर्टेंट है। आपका खून ब्लीडिंग, आपको अंदर ब्लीडिंग होने का चांस, कहीं ब्लीडिंग होने का चांस, PT-INR अगर नॉर्मल है तो नहीं होती है। PT-INR अगर नॉर्मल है, प्लेटलेट्स नॉर्मल है तो ब्लीडिंग होने का चांस नहीं है। सो वो भी कराते हैं। और ये सब कराए। ट्रीटमेंट क्या है? तो इनिशियल स्टेज में जब आपको बुखार पहले दिन है, दूसरी दिन है, तीसरी दिन है, उतना सीरियस लेने का कुछ भी नहीं है। सिर्फ डोलो टैबलेट, वो पैरासीटामॉल लीजिए आप। और अल्ट्रासेट, अगर ज़्यादा दर्द है, बॉडी पेन्स, अल्ट्रासेट ले सकते हैं। सो डोलो, पैरासीटामॉल, क्रोसिन, कुछ तो भी लीजिए आप। उसके साथ अल्ट्रासेट टैबलेट अगर बहुत तकलीफ है, रात में सोते वक्त ले सकते हैं। और अगर बुखार 3 दिन 4 दिन का हो गई, हाई ग्रेड बुखार है, तो टेस्ट कराना है, हॉस्पिटल को आना है, ये टेस्ट कराना है, डेंगू टेस्ट कराना है, CBP कराना है, PT-INR कराना है, और 2 टेस्ट भी है वो भी कराना है और डॉक्टर को बताना है। तो अगर प्लेटलेट्स थोड़ा कम हो रहा है, प्लेटलेट्स नॉर्मली 1.5 लाख से 4.5 लाख तक नॉर्मल है। अगर 1 लाख से के नीचे जा रहा है, 1 लाख के नीचे जा रहा है, तो आपको हॉस्पिटल, डॉक्टर आपको 90% शुरू करते हैं, कम से कम डॉक्टर इंजेक्शन शुरू करते हैं। एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स का कुछ रोल नहीं है। एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स का कुछ रोल तो नहीं है, क्योंकि ये तो वायरस है। मगर फिर भी हम सब डॉक्टर्स, सब हॉस्पिटल्स में एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, क्योंकि वायरस के साथ कुछ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती है, इसीलिए तो देते हैं एंटीबायोटिक्स। वेट नहीं करती है, 3-4 दिन बुखार हो गई तो शुरू कर देते हैं। एंटीबायोटिक्स में डॉक्सीसाइक्लिन, डॉक्स्ट सुबह शाम देते हैं। यूजुअली 3-4 दिन के बाद तो इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन डॉक्स्ट बोल के, डॉक्सीसाइक्लिन इंजेक्शन सुबह शाम। और सेफ्ट्राक्सोन मोनोसेफ बोल के एक इंजेक्शन है, मोनोसेफ 1 ग्राम सुबह शाम देते हैं। ये कंटिन्यू करते हैं। और स्टीरॉइड्स जो होती है, अगर टैबलेट फॉर्म होना है, डॉक्स्ट कैप्सूल टैबलेट मिलती हैं सुबह शाम। और ये सेफ्ट्राक्सोन के बदले में अगर टैबलेट होना है, मोनोसेफ के बदले में, सेफ्ट्राक्सोन को मोनोसेफ भी बोलते हैं, महासेफ प्लस बोल के एक टैबलेट है, महासेफ प्लस, वो टैबलेट सुबह शाम 3-4 दिन, और डॉक्स्ट सुबह शाम 3-4 दिन, ऐसे भी ले सकते हैं। मगर
3-4 दिन बुखार हो गया, यूजुअली इंजेक्शन शुरू कर देते हैं। इंजेक्शन डॉक्सीसाइक्लिन और इंजेक्शन सेफ्ट्राक्सोन, दैट इज मोनोसेफ, सुबह शाम। ओके, और स्टेरॉइड, अगर स्टेरॉइड देना है पेशेंट को, स्टेरॉइड का जरूरत तो नहीं होती है मगर दे रहे हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि प्लेटलेट्स अगर थोड़ा भी कम हो रहा है, प्लेटलेट्स कम होना शुरू हुआ है, स्टेरॉइड इंजेक्शन दे रहे हैं। इंजेक्शन सॉल्यूमेट्रॉल, दैट इज मिथाइल प्रेडनिसोलोन, इंजेक्शन सॉल्यूमेट्रॉल 1 ग्राम डेली कम से कम 1 डोज दे रहे हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स कम नहीं होना बोल के। उसका एक्शन तो डाउटफुल है मगर दे रहे हैं। ओके, अगर प्लेटलेट्स 1 लाख से कम हो गया, 50,000 तक वेट कर सकते हैं, मगर 50,000 से कम हुआ हॉस्पिटल में शरीक होना है, और 30,000 से कम हुआ, अगर 30,000 से प्लेटलेट्स कम हुआ तो प्लेटलेट्स चढ़ाना ही है, प्लेटलेट्स चढ़ाना है। एंड आपको थोड़ा भी डाउट है, प्लेटलेट्स आपको ब्लड बैंक में मिलते हैं, प्लेटलेट्स चढ़ाना है। और फ्रेश होल ब्लड कब देते हैं, आपको थोड़ा भी डाउट है तो कहीं ब्लीडिंग होने का चांस है, PTINR ज़्यादा है, प्लेटलेट्स 30,000 से कम है, तो इमीडिएट फ्रेश होल ब्लड देते हैं। फ्रेश होल ब्लड क्या होता है, ब्लड कुछ अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदार से इमीडिएट जब लेके रवि दे देना, बस स्टोर्ड ब्लड नहीं है, ये ब्लड बैंक में नहीं मिलती है, लेके इमीडिएट दे देना, बस कोई अपने रिश्तेदार ब्लड देते हैं, इमीडिएट चढ़ा देते हैं पेशेंट को, वो ब्लड बैंक में ही निकालते हैं और इमीडिएट दे देते हैं, 10 मिनट में पेशेंट को शुरू कर देते हैं। उसको फ्रेश होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं उसको। ये पैक्ड सेल्स इस्तेमाल नहीं करना है, फ्रेश होल ब्लड इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसमें प्लेटलेट्स होते हैं। अगर पैक्ड सेल्स है, नहीं तो स्टोर्ड ब्लड है, उसमें प्लेटलेट्स नहीं होते हैं, इसीलिए फ्रेश होल ब्लड शुरू कर देना अच्छा है। अगर ये सिचुएशन और भी नीचे गया, ये डेंगू शॉक सिंड्रोम तक चले गई, तो ये थोड़ा बहुत मुश्किल चीज़ है, मगर ट्रीटमेंट इंटेंसिव केयर यूनिट में, ICU में सीरियस पेशेंट्स का जो ट्रीटमेंट होती है, वहाँ पेशेंट को शरीक करना है। और वेंटिलेटर, अगर 90% अगर वेंटिलेटर हो तो इमीडिएट वेंटिलेटर लगा ले देना है। और नॉरेड्रेनालिन इंजेक्शन, नॉरेड बोल के इंजेक्शन है, वो शुरू करना है, क्योंकि BP नीचे आ गई है, BP बहुत नीचे आ गई है, और पल्स भी नीचे आ गई है, BP भी नीचे आ गई है, पेशेंट ऑलमोस्ट शॉक में है, तो इमीडिएट नॉरेड्रेनालिन इन्फ्यूजन बोलते हैं, स्लो इंजेक्शन, उसके साथ में वेंटिलेटर पेशेंट को लगाना। और हाई एंटीबायोटिक्स लाइक इंजेक्शन मेरोपेनम, इंजेक्शन लिनोजोलेट, वैसा हायर एंटीबायोटिक्स होते हैं, वो भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जैसे आप जो कुछ भी अदर पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दे रहा है, सीरियस पेशेंट्स को वही ट्रीटमेंट यही भी दिया जाता है, मगर फ्रेश होल ब्लड दिया जाते हैं, और प्लेटलेट्स भी कंटिन्यू होते हैं। प्लेटलेट्स देना है और फ्रेश होल ब्लड देना है। तो आप थोड़ा, आपका जानकारी के लिए बोल रहा हूँ, ये सब थोड़ा सीरियस चीज़ें हैं, हो रहा है अपने हॉस्पिटल में। अब कम से कम 4 पेशेंट अब थोड़ा ये कंडीशन में है, ये सब इंजेक्शंस दे रहे हैं उसको। प्लेटलेट्स 10, एक को 10 है, एक को 20 है, एक को 30 है, ऐसा 4 पेशेंट्स अपने पास है। तो थोड़ा केयरफुल रहिए, ये डेंगू बहुत सीरियस